जिस बंगाल की धरती पर राजा राम मोहन रॉय, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद जैसी हस्तियों की सोच को, लिटरेचर को, साइंस को बढ़ावा दिया जाता है, आज उसी धरती पर करप्शन को बढ़ावा मिल रहा है, रेपिस्ट को बचाया जा रहा है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि बंगाल आजादी से पहले भारत की शान था, आज वो ही बंगाल भारत के दूसरे राज्यों से बहुत पीछे रह गया है। एंड विदाउट एनी डाउट ये सब बिना सरकार की लापरवाही के नहीं हो सकता है। सो हैज दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ ममता बनर्जी? अगर नहीं तो ममता बनर्जी बंगाल को बचा सकती थी? आखिर बंगाल का ये हाल किया किसने और हुआ कैसे? क्या इन सब में सिर्फ ममता बनर्जी का ही हाथ है या कोई और भी इसमें शामिल है? चलो आज जानते हैं आज की इस वीडियो में विद सम कंप्लीटली अननोन और शॉकिंग फैक्ट्स अबाउट वेस्ट बंगाल, जिन्हें आई एम श्योर आपने कभी नहीं सुना होगा। पर आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं बंगाल की इकोनॉमी की। पहला मैट्रिक है बंगाल का इंडिया के जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में शेयर का। पहले ये समझ लो कि अगर किसी स्टेट की पर कैपिटा इनकम सेम थी एज दैट ऑफ द कंट्री तो उसकी रिलेटिव इनकम 100% नेशनल एवरेज के हिसाब से है। सी बंगाल की रिलेटिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस काफी डिकेड से लगातार गिर रही है। 1960 to 61 में नेशनल जीडीपी में बंगाल का जो शेयर था वो 10.5% था, जो कि बंगाल को थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर बनाता था, और यही 2023 से 24 तक गिरकर 5.6% पर आ गया है, जो महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और मध्य प्रदेश से भी काफी नीचे है। इवन पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में बंगाल की हालत काफी खराब रही है। 1960 से 61 में रिलेटिव इनकम 127.5% से गिरकर 2023 से 24 में 83.7% पर आ गई, और अब बंगाल राजस्थान, उड़ीसा जैसे ट्रेडिशनली पिछड़ी हुई स्टेट से भी काफी पीछे है। और अगर बंगाल की इस इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को सदर्न स्टेट से कंपेयर किया जाए तो यू वुड नो कि 1991 की इकोनॉमिक लिबरेशन के बाद इन स्टेट्स ने काफी आउट परफॉर्म किया है, और अब कलेक्टिवली ये इंडिया की जीडीपी में 30% कंट्रीब्यूट करते हैं। इन सब चीजों का सबसे बड़ा कारण है बंगाल में इंडस्ट्रीज का नहीं होना, और इसमें सबसे बड़ा रोल था मार्क्सिस्ट का। 1977 में सीपीआई यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल में पावर में आई, और उन्होंने अराउंड 30 साल तक रूल किया। उनकी पॉलिसीज मार्क्सिस्ट आइडिया से हेवीली इन्फ्लुएंस्ड थी, जो वर्कर्स के राइट, लैंड रिफॉर्म्स और सोशल इक्वालिटी पर फोकस करती थी। इस आइडियोलॉजी के शिफ्ट से स्टेट की इंडस्ट्री और लेबर को लेकर काफी चेंजेस आए, क्योंकि वो वेल्थ और लैंड डिस्ट्रीब्यूशन में बिलीव करते थे। इसीलिए सीपीआईएम ने ऑपरेशन बर्गा में लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन भी की। ऑपरेशन बर्गा बंगाल की हिस्ट्री में काफी बड़ा लैंड रिफॉर्म इनिशिएटिव था, जो मार्क्सिस्ट गवर्नमेंट ने 1978 में वेस्ट बंगाल में लॉन्च किया था। इसका मेन गोल था टेनेंट फार्मर्स, जो लैंडलॉर्ड्स की जमीन पर खेती कर रहे थे, उनकी कंडीशंस को इंप्रूव करना। इस इनिशिएटिव के अंडर टेनेंट फार्मर्स को उन जमीनों पर लीगल राइट्स दिए गए ताकि लैंडलॉर्ड्स उन्हें निकाल ना सके और उन्हें प्रोड्यूस का ज्यादा हिस्सा मिल सके, जनरली 75%। अब इस रिफॉर्म ने लाखों गरीबों किसानों की मदद तो की, उन्हें ज्यादा सिक्योरिटी और उनके रोजगार पर कंट्रोल दिया, लेकिन सरकार का ऐसा फोकस एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जैसे ऑपरेशन बर्गा पर होने से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर जो ध्यान था वो कम हो गया, जिसका रिजल्ट इंडस्ट्रीज के डिक्लाइन में दिखने लगा, क्योंकि अमीर लोगों को लगने लगा कि बंगाल में उनके लिए कुछ बचा ही नहीं है। सेकेंडली, मार्क्सिस्ट लीडर ने लेबर यूनियंस और वर्कर्स के राइट को स्ट्रांगली सपोर्ट किया, जो उनकी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग था, लेकिन इससे लेबर अनरेस्ट, स्ट्राइक और लुकआउट बढ़ने लगे। पावरफुल यूनियंस काफी बार इंडस्ट्रियल से वेजेस, वर्किंग कंडीशंस और जॉब सिक्योरिटी के मामले में टकराती थी। काफी इंडस्ट्रीज को ऐसे एनवायरनमेंट में प्रॉफिट के साथ ऑपरेट करना मुश्किल लगने लगा, जिसकी वजह से काफी सारी इंडस्ट्रीज ने बंद हो गई और या फिर दूसरे स्टेट्स में जाने लगी जहां पर बिजनेस फ्रेंडली कंडीशंस थी। ऑल्सो सीपीआईएम के इनिशियल रूल के दौरान एक स्ट्रॉन्ग एंटी इंडस्ट्रियलिस्ट सेंटिमेंट था। इंडस्ट्रियलिस्ट को अक्सर डाउट के साथ देखा जाता था, क्योंकि उन्हें बंगालीज उस कैपिटलिस्ट सिस्टम का हिस्सा समझने लग गए थे जो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करता है। इससे ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट के लिए अनफ्रेंडली एटमॉस्फेयर बन गया, और फिर जैसे जैसे स्टेट का इंडस्ट्रियल क्लाइमेट बिगड़ता गया, काफी कंपनीज, बिजनेस ओनर्स अपने ऑपरेशंस को गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे स्टेट्स में शिफ्ट करने लगे। इन स्टेट्स में बिजनेस के लिए ज्यादा फेवरेबल पॉलिसीज थी, और फिर इवेंचुअली इंडस्ट्रीज के एग्जिट ने वेस्ट बंगाल की इकोनॉमिक क्राइसिस को और भी ज्यादा खराब कर दिया। और दूसरे स्टेट्स में जहां इंडस्ट्रीज को एक्टिवली अट्रैक्ट किया गया, वेस्ट बंगाल मार्क्सिस्ट रूल में वैसे ही अग्रेसिव पॉलिसीज नहीं लाया। जैसे गुजरात और तमिलनाडु ने इंडस्ट्रीज को टैक्स बेनिफिट, इजी लैंड एक्विजिशन और फ्लेक्सिबल लेबर लॉज दिए। वेस्ट बंगाल में ऐसी फैसिलिटीज नहीं थी। हालांकि 2000s में सीपीआईएम गवर्नमेंट को बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इंडस्ट्रीज को वापस वेस्ट बंगाल में लाने की कोशिश की। जैसे टाटा मोटर्स को अपना टाटा नैनो के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाने के लिए सिग्नूर में 1000 एकड़ जमीन दी गई, पर फिर यह कहकर कि ये लैंड
फार्मर्स का है उनका हक छीना जा रहा है, टाटा को भी बंगाल से बाहर निकाल दिया गया, जिसके बाद कोई भी कंपनी बंगाल में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। और टाटा मोटर्स को बंगाल से निकालने में सबसे बड़ा हाथ था वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का, जिन्होंने फार्मर्स के हक को बचाने की कथा गाते गाते अपने पॉलिटिकल करियर को बना लिया। इसी प्रोटेस्ट के बाद से वो बंगाल की चीफ मिनिस्टर बनी थी। अब चाहे उन्होंने फार्मर्स के राइट्स के लिए प्रोटेस्ट किया हो या अपना पॉलिटिक्स में करियर बनाने के लिए, सच तो ये है कि इस सब में नुकसान बंगाल का हुआ है। जहां मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, बंगाल के शहरों में आपको ऐसी बिल्डिंग्स नहीं दिखेंगी। वैसे इसका बहुत बड़ा कारण ये भी है कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट के पास फंड्स नहीं है ये सब करने के लिए, क्योंकि बंगाल ने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कोई इनिशिएटिव लिए ही नहीं है। इसलिए तो बंगाल की कभी इंडिया में सबसे अमीर स्टेट्स में से एक था, आज वो ही बंगाल इंडिया के उन स्टेट्स में से है जो कि जिन पर हाईएस्ट डेट बर्डन है। तभी तो जिस वेस्ट बंगाल की 1961 में पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा थी अमंग द लार्जेस्ट स्टेट्स, जो बंगाल इंडिया का सबसे अमीर स्टेट था महाराष्ट्र से भी ज्यादा, वो ही बंगाल 2018-19 तक आते आते वही वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट से भी गरीब हो गया। इवन जिस बंगाल को सोना बंगाल कहा जाता था वो आज इतना गंदा हो गया है कि इंडिया की 10 डर्टीएस्ट सिटीज बंगाल में ही हैं। इस सब में अगर ममता बनर्जी कुछ करना चाहती तो वो कर सकती थी, पर उन्होंने एक ऐसे बंगाल को बढ़ावा दिया जो एग्रीकल्चर से ही ऑब्सेस्ड है। नहीं, शी इज आल्सो ऑब्सेस्ड विद नेपोटिज्म। तभी तो ममता बनर्जी का भतीजा अभिषेक बनर्जी अभी वो टीएमसी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी है और एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिगर भी है। इवन पार्टी में उनके डिसीजंस, पॉलिटिक्स में इन्फ्लुएंस को बढ़ता हुआ देखकर लोग उन पर नेपोटिज्म का इल्जाम लगाते हैं। और एक और जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर ये है कि वो लॉन्ग टर्म का नहीं सोचती है। ना बंगाल के बढ़ते हुए कर्ज पर उन्होंने कुछ ख्याल किया है और ना ही अनएम्प्लॉयमेंट का कोई ख्याल है। यस, उन्होंने कन्याश्री और रूपाश्री जैसे स्कीम्स लॉन्च की है टू हेल्प पुअर, पर उससे समझना होगा कि ऐसी प्रॉब्लम्स पैसे देने से नहीं बल्कि काम देने से सॉल्व होगी। और तो और ममता बनर्जी की मिसमैनेजमेंट हाल ही में हुए कोलकाता गैंग रेप के प्रोटेस्ट से भी पता चलती है। शुरू से ही आरजीकर मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को कुछ गलत लग रहा था और इसलिए उन्होंने इमीडिएटली प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट के बावजूद स्टेट गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स पर इल्जाम लगाया कि उनकी स्ट्राइक से पब्लिक को तकलीफ हो रही है। इस सब में विमेन सेफ्टी, सेफ वर्क एनवायरनमेंट जैसे पुराने इश्यूज को एड्रेस करने के बजाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स पर प्रेशर डाला कि वो ड्यूटी पर वापस आए। और मिसमैनेजमेंट का सबसे बड़ा एग्जांपल हमने 14 अगस्त को देखा, जहां पर क्राइम सीन को ऑलमोस्ट तोड़ा गया था। ऐसे ही कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की लापरवाही से सोनार बांग्ला कहीं गायब हो गया है और वो बंगाल जिसमें लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स के दिग्गज जन्म लेते थे, वहां आज रेपिस्ट को बचाया जा रहा है। अब बंगाल की ये कहानी कब पलटेगी पता नहीं, पर हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये जल्द ही हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलना। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही एक और वीडियो के साथ।